नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष DSSB TGT हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 3 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत कुल 2 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर प्रेमघन हैं? तो रेल का विकट खेल नाटक के जो रचनाकार हैं वह है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचनाकार कौन है? नंददास हैं, सूरदास हैं, रत्नाकर हैं या फिर ब्रजवासी दास हैं? तो भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचनाकार जो है नंददास हैं। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुजान सागर के लेखक कौन हैं? घनानंद हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं या फिर आलम है? तो सुजान सागर के जो लेखक हैं वह हैं घनानंद। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन हैं? प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कलि कौतुक रूपक के जो लेखक हैं वह हैं प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, ज्ञान बोध जो है किसकी रचना है? सुंदर दास की है, मलूक दास की है, रज्जब की है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ज्ञान बोध के रचनाकार जो है मलूक दास हैं। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, सुदामा चरित्र जो है किसकी रचना है? सूरदास की है, नंददास की है, रत्नाकर की है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुदामा चरित्र के जो लेखक हैं वह हैं नंददास। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति या फिर संपत्ति शास्त्र? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र जो है संपत्ति शास्त्र का विषय का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि हैं, भारवी हैं, श्रीहर्ष हैं या फिर भवभूति हैं? तो उत्तर रामचरितम के रचनाकार जो है भवभूति हैं। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश हैं, प्रेमचंद हैं, शैलेश मटियानी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मंगल सूत्र अधूरे उपन्यास के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नागार्जुन हैं, मुक्तिबोध हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं या फिर राहुल संकृतायन हैं? तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वह हैं राहुल संकृतायन। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वारन हेस्टिंग का सार शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश हैं, अरुण प्रकाश हैं या फिर उदय प्रकाश हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वारन हेस्टिंग का सार शीर्षक कहानी के लेखक जो हैं वह हैं उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है रामविलास शर्मा की है? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता आस्था या फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप या फिर भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद? तो रामविलास शर्मा की जो रचना है वह है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है, दूसरा यहाँ शिवदान होगा, शिवदान सिंह चौहान हैं या फिर नामवर सिंह हैं या फिर देवी शंकर अवस्थी हैं? तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक जो है नामवर सिंह हैं। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंधकार जो हैं वह हैं विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन हैं? प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, राजेंद्र यादव हैं या फिर मार्कंडेय हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हंस पत्रिका के जो संस्थापक हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? बताएं आप लोग, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर हैं, श्री लाल शुक्ल हैं, रमेश कुंतल मेघ हैं या फिर रमेश चंद्र शाह है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आवारा मसीहा के लेखक जो है विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताएं आप लोग, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 है, 1943 है, 1926 है या फिर 1946 है? तो तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? दिनकर है, निराला है, अज्ञेय है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता जो है अज्ञेय हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बताएं आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है? मंगलसूत्र है, तितली है, इरावती है या फिर कंकाल है? तो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास जो है वह है इरावती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? बताएं आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है मुक्तिबोध की लंबी कविता है? पेशोला की प्रतिध्वनि है या फिर अंधेरे में या फिर राम शक्त की पूजा या फिर अषाढ़ वीणा? तो मुक्तिबोध की जो लंबी कविता है वह है अंधेरे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से या फिर दिल्ली से? तो बताइए आप लोग, भारत मित्र पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित होता था? तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत मित्र पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित होता था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरणे वाणी एवं अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदर दास के, दादू दयाल के, मलूक दास के या फिर कबीर दास के? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हरणे वाणी एवं अंगबधु जो है दादू दयाल के वाणी की संकलन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की है, निराला की है, कविनाथ गोपीराज की है या फिर शरद चंद्र की है? तो मनीषी की लोक यात्रा जो है कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की है, निम्बारकाचार्य की है, नाभादास की है या फिर नंददास की है? तो तत्वदीप निबंध जो है वल्लभाचार्य की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रूपा जीवा उपन्यास है, बताइए आप लोग, रूपा जीवा उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण शर्मा का है, राजेंद्र यादव का है या फिर अमृतलाल नागर का है? तो रूपा जीवा उपन्यास जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में कहा गया है? डॉक्टर नामवर सिंह के संबंध में, डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में या फिर डॉक्टर नागेंद्र के संबंध में या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में? तो उपयुक्त कथन जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है या फिर यात्रा साहित्य है? तो अर्धकथानक जो है बनारसी दास जैन द्वारा लिखित आत्मकथा विधा की रचना है। इसे हिंदी की पहली आत्मकथा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? बताइए आप लोग, वैद्यनाथ मिश्र जो है किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन का, मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का या फिर धूमिल का? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? मुक्तिबोध ने कहा था, अज्ञेय ने कहा था, या फिर भारत भूषण अग्रवाल ने कहा था, या फिर प्रभाकर माचवे ने कहा था? तो तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी जो है अज्ञेय जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? बताइए आप लोग, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934 में, 1929 में, 1939 में, या फिर 1937 ईस्वी में? तो जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह जो है 1929 ईस्वी में फांसी नाम से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? रज्जब थे, सुंदरदास थे, धर्मदास थे, या फिर दादू दयाल थे? तो संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित जो है सुंदरदास जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तिकाल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? बताइए आप लोग, भक्तिकाल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? सूरदास को, तुलसीदास को, नाभादास को, या फिर नंददास को? तो जाति कवि जो है तुलसीदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्र ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भूषण कवि को कवि भूषण की उपाधि जो है सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह थे, या फिर डॉक्टर नागेंद्र थे, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा थे, या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी थे? तो आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक जो है डॉक्टर नामवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि इस पत्रिका के प्रथम संपादक जो है शिवदान सिंह चौहान थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? बताइए आप लोग, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? अनग है, प्रभात है, करुणाला है, या फिर पंचवटी प्रसंग है? तो हिंदी का प्रथम गीत नाट्य जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञेय की कविताएं, या फिर गिरजा कुमार माथुर की कविताएं, या फिर मुक्तिबोध की कविताएं, या फिर दिनकर की कविताएं? तो मुक्तिबोध की कविताएं जो है स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारदीय के नाटककार कौन है? बताइए आप लोग, शारदीय के नाटककार कौन है? मोहन राकेश हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या फिर जगदीश चंद्र माथुर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शारदीय के नाटककार जो है जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल का नाम वीरकाल नामकरण किसने किया है? बताइए आप लोग, आदिकाल का नामकरण वीरकाल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नामकरण जो है वीरकाल नाम दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जयशंकर प्रसाद की किस कृत पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू? तो जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक रचना को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा है? अवधी है, ब्रजभाषा है, हिंदी खड़ी बोली है, या फिर मैथिली है? तो नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा जो है ब्रजभाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता जो है ब्रजभाषा में लिखा है। ये ग्रंथ जीवनी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, शिवपूजन सहाय हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, या फिर गुलाब राय हैं? तो पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक जो हैं वह हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय के नाम से, नवाब राय के नाम से, गणपत राय के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रेम दोस्तों यहाँ पर चंद्र होगा।
प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंत की पहली रचना है, बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना है। वीणा है, ग्रंथ है, गिरजे का घंटा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुमित्रानंद की पहली रचना जो है वह है गिरजे का घंटा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूषण का वास्तविक नाम था, बताइए आप लोग भूषण कवि का वास्तविक नाम क्या था। घनश्याम था, रास बिहारी था, कृष्णदास था या फिर चंद्रभूषण था। तो भूषण कवि का वास्तविक नाम जो था वह था घनश्याम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। राम वृक्ष बेनीपुरी का है, अज्ञेय का है, दिनकर का है या फिर मुक्तिबोध का है। तो यह जो है दिनकर का रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। रूप नारायण पांडे माने जाते हैं, लोचन प्रसाद पांडे माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे माने जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार जो है मुकुटधर पांडे माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1910 में, 1893 में या फिर 1800 ईस्वी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है 1893 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, राजा लक्ष्मण सिंह थे या फिर मुंशी सदा सुखलाल थे या फिर लल्लू लाल थे। तो प्रजा हितैषी नामक पत्रिका के संपादक जो है राजा लक्ष्मण सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। प्रेमचंद के किस कृति को प्रतिबंधित कर दिया गया था। करबला, सेजे वतन, निर्मला या फिर गबन। तो प्रेमचंद के जिस रचना को प्रतिबंधित कर दिया गया था वह था सेजे वतन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम वर्मा है, श्री राम शर्मा है, श्रीकांत वर्मा है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो शिकार संबंधी रोचक निबंधों के जो रचनाकार हैं वह हैं श्री राम शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने या फिर मिश्र बंधुओं ने या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो रीतकाल को श्रृंगार काल जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन। भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को हमें बताना है। तो बताइए अब इनमें से कौन सी एक विशेषता जो है सूफी काव्यधारा के विषय में गलत है। ऑप्शन ए है इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। तो यह सूफी काव्यधारा के विषय में सही है। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, यह भी कथन सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे हैं, यह भी कथन सही है सूफी काव्यधारा के संदर्भ में। जबकि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सूफी काव्यधारा के विषय में यह कथन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है। प्रगतिवाद से है, प्रयोगवाद से है, हालावाद से है या फिर अकविता से है। तो तार सप्तक का संबंध जो है प्रयोगवाद से है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। भूषण को, केशवदास को या फिर देव को या फिर पद्माकर को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास को कहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे उसे हमें बताना है। महाराणा प्रताप थे, राणा सांगा थे, छत्रसाल थे या फिर संभाजी थे। तो भूषण 2 राजाओं के कवि थे, पहले थे शिवाजी, दूसरे थे छत्रसाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। तो आदिकालीन कवि इनमें से कौन है। तो आदिकालीन जो कवि हैं वह हैं अमीर खुसरो,
भक्तिकालीन कवि कौन है, तो भक्तिकालीन कवि जो हैं जायसी हैं। रीतकालीन कवि कौन है, तो रीतकालीन कवि जो हैं आलम हैं। आधुनिक कालीन कवि कौन है, तो आधुनिक कालीन कवि जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले इनमें से कौन एक कवि हैं? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, घनानंद हैं या फिर उपयुक्त सभी? तो अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि जो हैं वह हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन हैं? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, बिहारी हैं या फिर विद्यापति हैं? तो कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने जो कवि हैं वह हैं विद्यापति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोह स्वामी में कौन सा अलंकार है उसे हमें बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर व्यतिरेक अलंकार है? तो सो सुख सुजस सुलभ मोह स्वामी में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 अनेकार शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो इस शब्द की श्रेणी में नहीं आता है उसका हमें चयन करना है। तो बल, शक्ति और सेना जो है अनेकार शब्द की श्रेणी में आते हैं, जबकि सजा जो है अनेकार शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है, उसका हमें चयन करना है। चलिए हम लोग त्रुटि वाक्य देख लेते हैं। तो त्रुटि वाक्य है हम बचपन में वहाँ जाता रहा। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? हम बचपन में वहाँ जाएंगे या फिर हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं या फिर मैं बचपन में वहाँ जाता रहा हूँ या फिर मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा? तो शुद्ध वाक्य जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या फिर अव्यय है? तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत होता है। बताइए आप लोग, मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत क्या होता है? रोला होता है, छप्पय होता है, चौपाई होता है या फिर सोरठा होता है? तो दोहा का ठीक विपरीत जो है सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से, परिनिष्ठित अपभ्रंश से, ग्रामीण प्राकृत से या फिर परिनिष्ठित प्राकृत से? तो अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्न में से क्या काल कहलाता है? बताइए आप लोग, निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय या फिर क्रिया का सामान्य रूप या फिर क्रिया का मूल रूप या फिर क्रिया का पूर्ण रूप? तो काल कहलाता है क्रिया के घटित होने का समय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं? तो बताइए आप लोग कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के जो हैं 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? बताइए आप लोग, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं या फिर श्याम निबंध लिखता है या फिर राम मोहन को रुला रहा है? तो इसमें जो आकर्मक क्रिया है वह है पानी बरस रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक जो है संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? जाति पाति का खंडन, तीर्थ मंदिर आदि का निषेध, अवतारवाद में विश्वास या फिर वाह्यडंबर का खंडन? तो संत काव्य की जो प्रवृत्ति नहीं है वह है अवतारवाद में विश्वास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है संत काव्य की प्रवृत्ति हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है उसे हमें बताना है? झुरमुट है, अंत्योष्ठ है या फिर इच्छा है या फिर निराला है? तो अंत्योष्ठ, इच्छा और निराला जो है
स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि झुरमुट जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद नहीं है, या फिर जलद ही नहीं है, या फिर मेघ नहीं है, या फिर वारिद नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों जो हैं बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जलद जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में, योग के अर्थ में, के लिए के अर्थ में, या फिर कारक के अर्थ में। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जो है के लिए के अर्थ में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10 दशाएं मानी गई हैं, 12 दशाएं मानी गई हैं, या फिर 14 दशाएं मानी गई हैं, या फिर 16 दशाएं मानी गई हैं। तो विप्लव श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंह द्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंह द्वार में जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वह होगा अन प्लस अंत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए आप लोग व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर 6 होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर उपयुक्त सभी गलत है। तो श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र, क्षुद्र शब्द है कंजूस, कृपण है, या फिर निर्धन दरिद्र है, या फिर अल्प मामूली है, या फिर नीच अधर्म है। तो क्षुद्र जो शब्द है वह है नीच और अधम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्षुद्र जो है नीच और अधम शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है उसे हमें बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वह है उपर्युक्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर विदेशज है। तो बाल्टी जो शब्द है शब्द भंडार की दृष्टि से विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह फारसी भाषा का शब्द है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? बताइए आप लोग सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार है, सामना है, समझौता है, या फिर स्वयं है। तो सम उपसर्ग शब्द से बना शब्द जो है वह है संस्कार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम शब्द के सृष्टि एक वचन का रूप है। रामो है, रामस्य है, रामे है, या फिर रामेशु है। तो राम शब्द के सृष्टि एक वचन का रूप जो है वह है रामस्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में जो वाच्य है वह है भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साध्या स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, या फिर जिसने अभी अभी स्नान किया हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। साध्या स्नाता शब्द वाक्यांश पर लागू होता है वह है ऑप्शन नंबर सी, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ऊँटों का कारवा जा रहा है, जत्था जा रहा है, काफिला जा रहा है, या फिर बेड़ा जा रहा है। तो ऊँटों का काफिला जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। गीला है सर्ववाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गीला जो शब्द है यह है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। परुष शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, परुष का विलोम क्या होगा? बल होगा, शक्ति होगा, कोमल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परुष का विलोम जो होगा वह होगा कोमल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक योजक चिन्ह है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह विस्मयबोधक चिन्ह है, जबकि ऑप्शन सी योजक चिन्ह है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। 50 होते हैं, 52 होते हैं, 54 होते हैं या फिर 56 होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? बताइए आप लोग, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो वह है आ प्लस छादित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? बताइए आप लोग, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष है? तो वह है स्वरभक्ति उच्चारण दोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है महाप्राण व्यंजन है? पा है, जा है, घा है या फिर वाह है? तो घा जो है महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है या फिर पूर्वकालिक क्रिया है या फिर असामान्य क्रिया है? तो पढ़ रहा था संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति प्लस अनुमति का सही संधि पद है। बताइए आप लोग, प्रीति प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या है? तो वह है, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से दोस्तों हमें क्वेश्चन 94, 95, 96 का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। दूध का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक दूध का पर्यायवाची शब्द है? तो दूध का पर्यायवाची शब्द जो है दुग्ध, पेय, क्षीर, अमृत और स्तन्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है दूध के पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि नवनीत जो है मक्खन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए आप लोग, प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द जो है नेत्र है, नयन है, दृष्टि है। क्या है? नेत्र, नयन, दृष्टि है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरासत का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए आप लोग, विरासत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विरासत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धरोहर होता है और दाय होता है। क्या होता है? दाय होता है और धरोहर होता है। विरासत का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी तीनों जो है असत्य हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि के यहाँ प्राप्त होते हैं? बताए आप लोग, शुद्ध खड़ी बोली के नमूने जो हैं किस कवि के यहाँ प्राप्त होते हैं? चंद्रबरदाई के यहाँ, स्वयंभू के यहाँ, विद्यापति के यहाँ या फिर अमीर खुसरो के यहाँ? तो शुद्ध खड़ी बोली के नमूने जो है अमीर खुसरो की रचनाओं से प्राप्त होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ब्रज नहीं आती है, बुंदेली नहीं आती है, कन्नौजी नहीं आती है या फिर बाघेली नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है ब्रज बोली आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, जबकि बाघेली बोली जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाघेली जो है पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक वर्ण जो है तालव्य है? का जो है कंठ से होता है, चा जो है तालव्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कुरुक्षेत्र किसका काव्य है, बताइए आप लोग। कुरुक्षेत्र जो है किसका काव्य है? मैथिली शरण गुप्त का है, नागार्जुन का है, त्रिलोचन का है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का है? तो कुरुक्षेत्र जो महाकाव्य है यह है दोस्तों, जो कुरुक्षेत्र जो काव्य है यह है रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।